तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। तो इसमें हम क्या करने वाले, बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक में आते हैं। हमारे पास क्या है, एक चार्ज सर्कुलर रिंग है। चार्ज है मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग अभी कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसे कोई ना कोई एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही होगी परपेंडिकुलर थी, कुछ ना कुछ उसका रेडियस होता है। रेडियस हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कैपिटल आर मान रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट जो कि सेंटर से एट डिस्टेंस की दूरी पे। हमारा क्या कर्तव्य है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, हमें एक पॉइंट पे जो कि एक्सिस पे है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी है ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रे। अब दिक्कत ये है हमारे पास कि हमारे पास एक फॉर्मूला जरूर था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, के इज कॉन्स्टेंट एंड ई इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब यहाँ पे दिक्कत हमारे पास ये है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास पूरी कोई रिंग है जो कि अगर चार्ज बॉडी हमारे पास एक्ट करेगी तो चार्ज बॉडी के हर एक पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा और हर और पार्टिकल का हमें इसके ऊपर इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। अब एक पार्टिकल को हम लोग अगर करते रहेंगे तब तो फिर जमाने बीत जाएंगे। इससे अच्छा हम एक तरीका यूज करते हैं जिसका नाम कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे या फिर पॉइंट लेंगे जिसका एक छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। पूरे रिंग का चार्ज है कैपिटल क्यू, हम लोग क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग पॉइंट ले रहे हैं जिसका चार्ज है हमारे पास डी क्यू। अब ये डी क्यू चार्ज कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस की दूरी पे होगा इस पॉइंट से, जो कि एक हाइपोटेन्यूज जैसा बनाएगा। ये डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं, ये डिस्टेंस है हमारी स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इस पॉइंट से लेके चार्ज तक की डिस्टेंस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाली, हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी भी पॉइंट पे बनती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर चार पॉइंट ये है और अगर चार्ज हमारे पास ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसके स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। अब ऐसे क्यों है, आउटसाइड क्यों है, इनवर्स क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो चार्ज हम लोगों ने लिया है वो पॉजिटिव कंसिडर किया। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये एंगल आपका थीटा है, एंगल कौन सा है, ये डिस्टेंस का और ये डिस्टेंस का अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो एज पर अपोजिट एंगल लॉ हमारे पास ये एंगल भी कितना हो, थीटा होगा ऑफ कोर्स। अब हम लोग क्या मान के चलते, इस पूरी की पूरी चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल ई। ओके, यही हमको निकालना है। लेकिन अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को कंसीडर करके चलेंगे, इसलिए छोटा चार्ज हम लोग ने कंसीडर किया है। अब पूरे के पूरे चार्ज के कारण बनेगा आपकी फील्ड कैपिटल ई, तो छोटे चार्ज के कारण कितना फील्ड बनेगा, हम लोग मान लेते हैं डी ई। डी मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कौन डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेक्टर क्वांटिटी होती, अगर वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके दो कंपोनेंट ओ, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। आपको अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो आपका जो एक पार्ट कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। ये तो आप याद ही कर लीजिए कि जो भी थीटा के बगल वाला कंपोनेंट होता है उसको कॉस थीटा से डिवीजन किया जाता है, दूर वाला साइन थीटा से किया जाता है। ये करने से क्या हमको बेनिफिट होगा उसके बारे में हम देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने लिया है स्मॉल पार्टिकल, ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे एक डी क्यू स्मॉल पार्टिकल लेंगे, ये भी उससे एक्स डिस्टेंस दूरी पे रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस की दूरी पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, जस्ट जो ऊपर है वही आपका नीचे। इस डी क्यू चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वो भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में कितनी होगी, डीई मान लेते हैं। सेम डी क्यू चार्ज यहाँ पे, डी क्यू चार्ज यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रही होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ बन रही होगी। और अगर सेम आप यहाँ पे एंगल और ज्योमेट्री सब कुछ सेम है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इस
इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट बनेगी, कौन से? एक हो जाएगा आपका वर्टिकल जो होगा आपका डी साइन थीटा, वेरी गुड, और एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल जो कि क्या होगा आपका डी ई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ ये देख पा रहे हैं, इसको आप थोड़ा 3D में इमेजिन करने का ट्राई करिए। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन पे भी है। आप ऐसी बात समझ लीजिए कि अगर कोई पॉइंट है, आप दो वेक्टर लगाएंगे, लेट्स सपोज फोर्स ही लगाइए आप। अगर एक वेक्टर उसको नीचे खींच रहा है और एक वेक्टर उसको ऊपर खींच रहा है इक्वल फोर्स से, तो ना वो बॉडी नीचे जाएगी ना वो बॉडी ऊपर जाएगी, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट DE sin theta will get cancel out due to presence of equal and opposite electric field. ओके, सो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट एज्यूम करके चले, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी कोई ना कोई पेयर अपोजिट तरफ में होंगे जो कि वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास बचे आ गया सिर्फ और सिर्फ DE cos थीटा, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस पॉइंट पे वो किसके कारण बनेगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण बनेगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी अलोंग द एक्सिस। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा। अगर आपको डाउट लगता है थोड़ा बहुत आप पॉज करें, पीछे देखिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आगे का डेरिवेशन कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेट्स कंटिन्यू टू अवर डेरिवेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, हमें निकालनी है इस पॉइंट। आप इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी आप कह सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है चार्ज पार्टिकल से लेके ये पॉइंट तक, आर डिस्टेंस की दूरी पे, और चार्ज कितना है हमारे पास, डी क्यू चार्ज है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बी ई है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी, ये तो लिख एक समझाने के लिए था। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके पास आर की वैल्यू है नहीं, डी की वैल्यू आपके पास स्मॉल कंपोनेंट है। आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण बन रही है, सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा के कारण बन रही है। अगर मैं कहूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने। क्यों? क्योंकि भाई ये डी डी क्यू जो चार्ज आपके आ रहे हैं वो सब के सब कंपोनेंट आपके कौन से बना रहे होंगे, डी कॉस थीटा, और डी साइन थीटा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, डी कॉस थीटा। हमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा एज पर इंटीग्रेशन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट दिस वन। ओके, हमारे पास डी की वैल्यू है, यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू रख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम लोग यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे डी ई की वैल्यू तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब आप देखिए, आप जब भी डी क्यू अलग अलग पार्ट पे इसके एज्यूम कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, क्या थीटा चेंज हो रहा है, नहीं, मतलब कॉस थीटा भी नहीं चेंज होगा। क्या आर डिस्टेंस चेंज हो रही है, अगर आप 3D पे इमेजिन करिए आर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम है। 3D पे इमेजिन करना पड़ेगा आपको, आर डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट से हर एक रिंग के पार्टिकल पे सेम है, तो आपका ये भी कांस्टेंट होगा, के तो आपके पास कांस्टेंट होता ही है। तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, आपके सब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएगा, के कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बी क्यू। ये इस किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ई नेट की वैल्यू आई है। ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे, एट दिस पॉइंट। ओके, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब आप जब पूरे के पूरे डी क्यू एलिमेंट्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, नेट चार्ज मिलेगा, जो कि हमारे पास कितना है, क्यू। मतलब हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बहुत लोग बोलेंगे अरे आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। कॉस थीटा की वैल्यू अपनी यहाँ पे देखिए, जो एंगल ये है वो इमेजिनरी है, आपके पास कोई फिजिकल एंगल तो है ही नहीं, और ये डिस्टेंस भी जो है वो भी इमेजिनरी है, क्योंकि आप नाप तो ये सकते हैं और ये सकते हैं कि आप रिंग के ऊपर ऐसे स्केल लगा के एक पॉइंट पे नापेंगे, नहीं तो उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास वैल्यू आई है इतनी, कितनी आई है मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, ए नेट इज इक्वल टू आई है आपके पास के क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ये वैल्यू को हम फर्दर थोड़ा आगे लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, थ्री एंगल है थीटा, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू आ सकती है हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास एक्स है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास आर है, एच डिवाइड बाई आर। हमारे पास एक और दिक्कत है, आर जो है उसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता है, तो आर कैसे आएगा भाई साहब। आपके पास ये डिस्टेंस है, आपको पता है रेडियस कितनी है, ये पता है, तो आप भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट ऐसे नहीं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो चीज इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2। इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2। ओके, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू आई है। और मुझे किसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, आर की वैल्यू रखनी थी, तो आर की वैल्यू भी हमको यहाँ से मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमको यहाँ से मिल गई। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग कौन सी इक्वेशन में रहेंगे, इस इक्वेशन में रहेंगे। इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे आगे, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड आर इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता है, इसको मैं यहाँ से इरेज कराता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको इरेज करता हूँ। ठीक है, जब आप cos थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू की इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू थी आपके पास x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और r की वैल्यू क्या थी आपके पास, r की वैल्यू थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, आगे क्या मिलेगा आपके पास, स्क्वायर 1/2 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, 1 और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 विल गिव यू 3/2। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास ई नेट की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट h डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आ गई है आपका फॉर्मूला। यहाँ पे हम थोड़ा केसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। केस नंबर 1 क्या होगा, इफ आपका जो पॉइंट है, इफ पॉइंट इज एट सेंटर, अगर आप पॉइंट को सेंटर पे लेके जाए, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाह रहे हैं, सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, तो सेंटर पे एस की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, आप सेंटर से कितना नाप रहे थे, इसकी डिस्टेंस नाप रहे थे पॉइंट की, अगर वो पॉइंट सेंटर पे ही आके बैठ जाता है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 0। तो आपकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 0, विच मेक सेंस। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास चार्ज रिंग है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू का है और आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करो, तो इस पॉइंट से भी आपकी बनेगी ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट साइड से बनेगी इस डायरेक्शन में, मतलब कैंसिल आउट हो जाती। इस पॉइंट पे कितना किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, मतलब हर एक कंपोनेंट का एक पेयर है जो कि इक्वल है और अपोजिट भी है, मतलब बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0। दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में भी आपका x है और डिनोमिनेटर में भी x, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। बेसिक मैथ्स, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू आपकी बढ़ती है, डिनोमिनेटर की बढ़ती है तो वैल्यू आपकी घटती है। हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होगी, जीरो कहाँ पे होगी वो तो हम लोगों ने देख लिया, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होगी ये भी एक सवाल बनता है। तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन है अजीबोगरीब, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, आपको मेथड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का आपको वापस से यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे वेरिएबल का वेरी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे, क्योंकि आपका क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस आपकी कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है। आप जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
चेंज हो रही है, तो मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ई के रिस्पेक्ट में, किसको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे एक्स ऊपर भी है, एक्स नीचे भी है, तो आपके पास डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बन के आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो डिफरेंशिएशन वैल्यू आती है उसको रखना पड़ता है हम लोग को जीरो के इक्वल। अब इसको डिफरेंशिएट करें, कैसे करें, वो एक समस्या है जिसका समाधान भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जो कि आपके मैथ के सर नहीं बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर को आप रखिए सीधे जैसे तो वैसे वैसे, फिर आप करिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद आप न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर का करिए डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में जितना डिनोमिनेटर है आपके पास उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई गेस 11th या 12th में, उसके आगे बढ़। अब यहीं पे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर ये हो गया और न्यूमरेटर ये हो गया। ट्राई करते हैं किस प्रकार से आएगा, डी बाई डी एक्स आपको किस प्रकार से आ सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रख देंगे, छोड़ देंगे चुपचाप से इसको, ठीक है, इसको छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन हम लोग किसा करेंगे, न्यूमरेटर का के क्यू इंटू एक्स, के क्यू इंटू एक्स हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक के इंटू क्यू आ जाएगा। ओके ओके, इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि क्योंकि देखिए आप यहाँ पे, आप अगर डिस्टेंस को वैरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी चेंज होगी, और कुछ चेंज करने तो होगी नहीं, क्योंकि आपका क्यू तो कांस्टेंट है, रेडियस भी आपकी कांस्टेंट है, के की वैल्यू तो कांस्टेंट होती ही। आपके पास वेरिएबल क्या है, आपके पास वेरिएबल है एक्स। इस पॉइंट को आप कितना भी आगे पीछे लेके जा सकते हैं, आप अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। तो हमारे पास एक सवाल और उठता है कि कौन सी एक्स की वैल्यू होगी जहाँ पे ई की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम आए। उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, आपको पता होगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है और इक्वल करना पड़ता है जीरो के मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक्स है, न्यूमरेटर में भी एक्स है, तो उसके पास आपके पास फॉर्मूला होता है अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो। अगर आप किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू, तो क्या करना पड़ता है, मैं आपको ये याद करा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर को पहले आपको खुला छोड़ना है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर को आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर न्यूमरेटर को छोड़ देना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है, और अपॉन में क्या कर देना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एग्जाम्पल समझ रही, इसी का एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हमको यहाँ पे डी का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ई का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले जैसा कहे वैसे का जो का त्यों लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे के क्यू एक्स, के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर में, जो मिलेगा हमको के इंटू क्यू मिलेगा। फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाने के बाद क्या करेंगे, हमको न्यूमरेटर को जैसा लिखा है वैसा छोड़ देंगे, के क्यू एक्स, इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसका, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2, ये पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसका हम डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का होगा कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर क्या थी आपके पास 3/2, इसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे 3/2 और उसकी पावर 2 कितना जाएगा आपके पास, की पावर 3 आ जाएगी। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, तब हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डायरेक्टली जीरो भेज दीजिए, क्यों आपको इतनी माथापच्ची करनी, सीधे डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं आप। ठीक, इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर की माथापच्ची का झंझट खत्म। के क्यू आप कॉमन ले लेंगे, उसको भी हम लोग इधर भेज देंगे, वो भी जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ, यहाँ से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच जाएगा, के क्यू तो उधर कॉमन लो के हमारा जीरो हो गया, क्या बच गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास। ओके, इसकी पावर 1/2 भी है, मैं भूल गया था पावर, इतना हो गया। इसके बाद एक और चीज हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 को मैं अगर कॉमन लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं अगर 1/2 कॉमन लेता हूँ मेरे पास 1 बच जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 माइनस 3x² इज इक्वल टू 0 बन जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर आपने यहाँ तक ले आए हैं, यहाँ तक, तो इसके बाद में कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ 0 से इक्वेट करना आना चाहिए। इतना आप नोट करें, उसके आगे हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। पहला क्या, आप ये इधर जाके 0 हो सकता है, ये इधर जाके 0 हो सकता है, मतलब आपके पास दो इक्वेशन मिल रही है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हुई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है वो कैसी है, वो है इमेजिनरी वैल्यू, मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एस की वैल्यू इतनी होगी तो आपको ना मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसकी कोई रियल मीनिंग है नहीं। इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर दिस इक्वेशन। ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हमारे पास एक और इक्वेशन मिलेगी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2x² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, एस की मेरे को दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि स्क्वायर में है। क्या मिलेगी मेरे को, आर डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये मिलेगा प्लस एल माइनस, मतलब प्लस आर बाई 2 भी इसका आंसर होगा, और माइनस अंडर रूट 2 भी इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू रखेंगे प्लस आर बाई 2, मतलब प्लस तरफ आएगी, वहां पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, या तो आप रखेंगे माइनस आर बाई 2 तो क्या मिल सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, बाई कॉमन सेंस भी आप लगा पा रहे होंगे, अगर आप इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू तो आपको प्लस आर बाई 2 में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और माइनस आर बाई 2 में मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वो भी देख के कितनी आएगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी KQ(x) डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2i। अब हमको क्या करना है, एक्स की जगह एक बार रखना है प्लस आर बाई 2, एक बार क्या करना है माइनस आर बाई 2। कहाँ पे रखेंगे, ऊपर और नीचे रख के देखते क्या आता है। फॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस आर डिवाइड बाई रूट 2, रख के देखते हैं ई की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, के इंटू क्यू, एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, आर बाई रूट 2, तो रूट 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर अगेन क्या आ जाएगा, आर डिवाइड बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। इसको आप एलसीएम कर लेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, KQ(r) डिवाइड बाई अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा ये आपका 3r² डिवाइड बाई 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, देखिए KQ(r) डिवाइड बाई अंडर रूट 2, जब भी 3 आपका 3/2 से निकलेगा क्या मिलेगा आपको, 3 अंडर रूट 3, आर स्क्वायर निकलेगा तो क्या निकलेगा आपके पास, आर की पावर 3 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जो आपका है वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, एक आर से एक आर हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको मिलेगा 2KQ(3) अंडर रूट 3, एक आर से कैंसिल, तो आर का स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ पे आई है, फॉर एक्स की वैल्यू जहाँ पे है आर बाई रूट 2। अगर मैं बोलूँ कि फॉर आर इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, फॉर एस इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 पे निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सेम चीज आएगी बट निगेटिव में, 2KQ डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3 आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आगे जाऊंगा आर बाई रूट 2 तो मेरे को मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तरफ में, और दूसरी तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव तरफ में मिलेगी। आई होप इतना क्लियर है। मतलब आपके पास ई सेंटर पे कितना आ गया था, आपके पास याद होगा कि आप सेंटर में जब निकाले तो कितना था आपके पास रिलेटिव वैल्यू, 0 आई थी। ई की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे कितनी आई है वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2KQ बाई 3 अंडर रूट 3 आर स्क्वायर वैल्यू आई। और मैं यही बोलूँ कि एट
एस इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे वैल्यू कितने है, तो -2k³ डिवाइड बाई 3√3 आर स्क्वायर वैल्यू आई। आपके पास जीरो कहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वैल्यू भी है, मैक्सिमम कहाँ पे है वो वैल्यू भी है, मिनिमम किस तरह से वो वैल्यू भी है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड कहाँ पे मिनिमम है, तो वो सेंटर पे ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप लोग साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी आप लिख लीजिए पॉज करके, हम लोग थोड़ा वापस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना सब कुछ करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग थोड़ा अगर ग्राफ से समझें तो और अच्छे समझ में आ सकता है। आपके पास क्या है, एक चार्ज रिंग है, आपके पास यहाँ पे एकदम सेंटर पे एक्स की डिस्टेंस कितनी है, 0, एक्स का वैल्यू कितनी है यहाँ पे सेंटर पे 0। अगर मैं आगे जाऊंगा और मैं पीछे जाऊंगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। आपके पास ई की वैल्यू कितनी थी, आपके पास आगे पास ई की वैल्यू थी KQ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब एक्स बढ़ाने में घट भी सकती, बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इधर आने में भी। तो क्या करना है हमको, हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग ने जितना मेहनत की है इसका फायदा उठाना है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। मैं इस एक्सिस में बना रहा हूँ एक्स की वैल्यू, इस एक्सिस में बना रहा हूँ ए की वैल्यू। तो आपका कैसा होगा ग्राफ, कुछ इस प्रकार से आएगा। आपका एक गिरे मिनिमम होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम बाद आके फिर मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा वापस, फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे निगेटिव साइड पे मिनिमम होगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव साइड पे। और कहाँ पे होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -r/√2 हो जाएगी, तो आपकी ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जब एक्स की वैल्यू आगे जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, जब आप आगे जाएंगे r/√2, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपका ग्राफ पे आ गया, इतना आप नोट कर सकते हैं ग्राफ वाइज। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि इसको आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। आप चाहो तो यहाँ पे एक वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू है की, यहाँ पे वैल्यू है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी के क्यू डिवाइड बाई 3√3 आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी आपकी, -2k³ डिवाइड बाई 3√3 आर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो गई। चाहो तो आप यहाँ पे वाई तरफ ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दो कि यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। आई होप ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको डेरिवेशन भले लंबा लगे, लेकिन समझने के बेस पे सिर्फ आपको वेक्टर समझने हैं और कुछ भी नहीं। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। यहाँ पे R डिस्टेंस है, Q आपका चार्ज है, K कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आती E है। सो आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ही। एंड सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक पे हम लोग आते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हम लोग चार्ज पार्टिकल लेंगे जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देखेंगे उसके मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ नहीं रहा, तो इससे डायग्राम से देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल में हम लोग ने क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो कुछ भी और कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज का भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। उसका मास कितना है मान लेते हैं हम लोग, एम मास। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, एम। आप मान लीजिए उसको एक नॉर्मल वेलोसिटी से आप लोग उसको चला रहे हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी मैं मानता हूँ, V0। ठीक है, और ये कहाँ पे आप ले रहे हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फ्री स्पेस में। अगर ये फ्री स्पेस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा और उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगेगा, तो वो एक रास्ते में चुपचाप से अपना पाथ फॉलो करते करते आगे बढ़ेगा। उसकी ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही कुछ उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ से बनेगी। ये क्या है आपके पास ये है चार्ज प्लेट्स। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं अगर नेगेटिव चार्ज देता हूँ और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, आपको पता होगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। यहाँ तक मुझे लग लगता कोई आपको डाउट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कितना मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बह रही है उसकी वैल्यू है कैपिटल E। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब तक ट्रैवल करता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, मान लीजिए कुछ यहाँ पे आता है, थोड़ा और पहले आएगा, वो तो बात बता के, जैसे ही थोड़ा अंदर क्रॉस करेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव।
और नेगेटिव को रिपल कौन करेगा? नेगेटिव, मतलब ये उसको धक्का मारेगा, ये उसको ऊपर खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा? पॉजिटिव साइड की तरफ। मतलब ये जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन अब ये कैसे ट्रैवल करेगा? यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक ट्रैवल नहीं कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये घुसेगा वैसे ही इसका पाथ डेविएट हो जाएगा और ये कैसा ट्रैवल करने लगेगा? ऐसे। थोड़ा इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये ट्रैवल कर लिया ऐसे। क्यों ऐसा ट्रैवल करेगा? क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ये उसको ऊपर खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? आपको पता होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। के चार्ज कितना है आपके पास? यहाँ पे ई चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? एफ है। तो यहाँ पे आपका अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ, विच विल बी इज इक्वल टू ई इंटू ई। हो गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब जैसे यहाँ इसके बाहर वापस से जाएगा तो एक वापस से स्ट्रेट लाइन ही अपना फॉलो कर लेगा। तो इसके पास देखिए स्टार्टिंग में ये ट्रैवल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में। अब ये कैसे ट्रैवल कर रहा है? दोनों तरफ ट्रैवल कर रहा है। एक आपका एक्स एक्सिस का भी कंपोनेंट होगा, एक आपका वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट होगा, और इसका कुछ ना कुछ एंगल भी आ गया यहाँ पे। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यहाँ पे हमारा कर्तव्य बनता है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना, और जितना ये अपने पास से डेविएट हो चुका है, लेट्स सपोज वाई हो चुका है, तो ये वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और थीटा की वैल्यू। एक और हमारे पास कर्तव्य बनता है ये कि ये कितने वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी होगी और वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब हमें बेसिकली खेलना है हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, आपका फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कुछ ऐसा, फोर्स की वैल्यू कितनी है? ई मल्टीप्लाइड बाई ई। किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी देखिए। आपका एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, मतलब एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। आपका जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। मतलब जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन का है? वाई डायरेक्शन का है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मास तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, मास की डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब डायरेक्शन किसकी है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है इसका? वाई एक्सिस में हो रहा है। मतलब एम ए ऑफ वाई इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। अगर मैं यही बोलूँ कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना जाएगा आपके पास, तो ई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइड बाई एम आ जाएगा। आपने एक वैल्यू तो अनजाने में यहीं पे निकाल दी, आपका एक प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट की बात करनी है। एक और चीज बोल देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है? एक्स मान लेता हूँ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हो रहा है? एक्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपके पास कितनी है? एक्स। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितनी है आपके पास? वाई। एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आपकी इनिशियली कितनी है? इनिशियल में एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है? वी नॉट। तो यू ऑफ एक्स कितना आ आपके पास? वी डोंट। और इनिशियली मैं बोलूँ कि वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो भैया जीरो। क्यों? क्योंकि भाई आप ये तो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, ऊपर तो जाएंगे ना। मतलब इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है आपकी? जीरो वेलोसिटी। आगे देखते हैं। एस 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 में कितना एक्सीलरेशन है? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इस तरफ तो कुछ खींच ही नहीं रहा उसको। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थोड़ी है ना, कि इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब ए ऑफ एफ कितना हो जाएगा इसका? ये भी जीरो। ए ऑफ वाई कितना होगा? वाई डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है? अभी आपने निकाली अंदर में, कितना हो गया है आपके पास? ई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइड बाई एक्स। यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वाई, आपको निकालना है थीटा, आपको निकालना है वी ऑफ एक्स, वी ऑफ वाई। ये निकालने का हमारा कर्तव्य यहाँ पे बनता है। अब सवाल आता है कि निकाले कैसे? आपको दिख रहा होगा कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी उतना ही एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे उतना ही, यहाँ पे उतना ही, यहाँ पे उतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के रीजन में एक्सेलरेशन हर जगह आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको कुछ अगर याद आ रहा होगा, अगर आपने 11 थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ी होगी और आपने कुछ वेरिएशन लगाए होंगे, नहीं भी लगाए होंगे तो भी ध्यान होगा, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जो कि होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं बेटा? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। कौन कौन से? वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। एस डिस्प्लेसमेंट होता है, ए एक्सेलरेशन, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जिक्र क्यों किया है हमने? क्योंकि आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल
होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लगाना है आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, हर एक इक्वेशन सही है, आपका आंसर इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आना है। ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज, चलिए पहले तो हम लोग यही देखते हैं कितने टाइम में यहाँ तक पहुंचेगा, तो कितना टाइम निकाल सकते हैं। पहले यही इक्वेशन पकड़ के चलते हैं। कौन सा इक्वेशन आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। मैं कहता हूँ इसको मैं लगा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। एक्स डायरेक्शन लगाऊंगा तो मेरे को वी भी एक्स डायरेक्शन का लेना पड़ेगा, यू भी एक्स डायरेक्शन का लेना पड़ेगा, ए भी एक्स डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्या टाइम में एक्स डायरेक्शन को ले सकता हूँ? नहीं भाई, सब टाइम में कोई एक्स वाई में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, आपके पास वी ऑफ वाई कितना है? अरे ये तो पता ही था आपके पास, तो पहले यही निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, ओके, तो पहले हम वी ऑफ एक्स निकालते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स निकाल दूं। उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगा सकता हूँ? ये इक्वेशन में लगा दूंगा तो मेरे को चल जाएगा। कैसे? आपके पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। मैं एक्सप्रेशन लगाऊंगा तो ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, और ये भी एक्स का। आपके पास v ऑफ एक्स आपको पता नहीं, ये निकालना है। ठीक है, पहले ये निकालते हैं। माइनस यू ऑफ एक्स कितना है आपके पास? वी नॉट, मतलब वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलेशन कितनी हो रही है? एक्सलेशन में, एक्सलेशन में तो कोई फोर्स नहीं ले रहा, मतलब एक्सलेशन में नहीं ले रहा, मतलब जीरो हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एस कितना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एस डायरेक्शन में, एक्स हो रहा है। खैर लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। आपके पास वैल्यू हो जाएगी वी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। तो वी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा वी नॉट। इसका मतलब क्या है, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी थी एस डायरेक्शन में, वही अभी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे? मतलब वी ऑफ एक्स भी आपका कितना आ जाएगा आपके पास? वी नॉट ही आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आ गई, और इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डायरेक्शन विल बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एस डायरेक्शन। ओके, ये आप नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे ही हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी इन एस डायरेक्शन निकाली, वैसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन में निकाल के बस देखते हैं कैसे लगेगा। यही इक्वेशन में वापस से लगा रहा हूँ, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई एक्सेस या फिर वाई डायरेक्शन। आप इसको इक्वेशन बुलाएंगे तो वी ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई प्लस ए ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इस पे एक और दिक्कत आ रही है, आपके पास टी पता ही नहीं है आपको, तो पहले तो टी निकालना पड़ेगा वैसा। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं पहले एक्स डायरेक्शन में निकाल के देखता हूँ। एक्स डायरेक्शन में निकालोगे तो ये तो नहीं आएगा, तो मतलब ये भी नहीं लगा सकते एक्स डायरेक्शन में। आप ऐसा देखिए कुछ जो आपके पास टाइम मल्टीप्लाई जीरो ना हो जाए, ये लगा सकता हूँ। मतलब इस इक्वेशन को लगा देता हूँ इन एक्स डायरेक्शन में, अगर लगाऊं तो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन कितना है आपके पास? जीरो, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास? जीरो। यू ऑफ एक्स कितना है आपके पास? वी नॉट है। टी की वैल्यू कितनी है? टी। एस ऑफ एक्स कितना है आपके पास? एक्स है, मतलब एक्स है, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास? एक्स बाई वी नॉट आ जाएगी। मतलब इतने टाइम में वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ फुर्र हो जाएगा, चला जाएगा। इतना टाइम वो ट्रेवल कर लेगा। टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ताकि हम लोगों को कंसिडर करना पड़े, आसान पड़े। ठीक है, टाइम हमारे पास आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई निकालना था ना, तो वापस से निकालती है। यही वाला इक्वेशन वापस रहता है, इक्वेशन 1 वी ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई प्लस ए ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके, यू ऑफ वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है भाई? है ही नहीं आपके पास, कितनी है? जीरो, तो इसको जीरो कर लेते हैं। प्लस ए ऑफ वाई कितना है आपके पास? ये वैल्यू रखी हुई है ई बाई एम। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? एक्स बाई वी नॉट आई थी। यहाँ पे पास क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन आ जाएगी। कैसे? निकाल लीजिए, कितना है यहाँ पे पास? ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एम बाई वी नॉट। इसका मतलब समझिए क्या होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका मास पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम होगा वाई डायरेक्शन पे वेलोसिटी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी स्प्लिट, मतलब एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा होगा वाई की डायरेक्शन। सवाल सी बात है, अगर ये डायरेक्शन आपकी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही टाइम मिल जाएगा ये फोर्स को अपने तरह खींचने का इन वाई डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपके पास एक और चीज मिलते आ रही है, जो आपको प्रोपोर्शनल कितनी होगी, ई एक्स एम। देखा जाए तो सब कुछ यही, क्योंकि चार्ज भी तो है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा। तो अभी बहुत सारी चीजों के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास मास के और इनिशियल वेलोसिटी के। ओके, तो ये वैल्यू भी आपके पास आ रही है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। वी ऑफ वाई इज इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट लिख देता हूँ। ओके,
हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है अभी ये डिफ्लेक्शन बचा हुआ है और थीटा बचा हुआ है। ओके, तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालते। कौन सा फॉर्मूला लगाए भाई? ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, नहीं ये तो नहीं लगा सकते, ये और ये लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन दोनों। चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं, तो यही वाला क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू, हम कौन से हिस्से पे ले रहे हैं? वाई हिस्से पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब कंपोनेंट किसके आएंगे? हमारे वाई डायरेक्शन के आएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हमारा ये किसमें है? वाई में, मतलब वाई है, ए ऑफ वाई हमने निकाला, सब कुछ वैल्यू अपने पास है। वी ऑफ वाई कितने आया था आपके पास? ए आया था, ई इंटू एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट, सबका स्क्वायर कर दिया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई कितनी थी आपके पास? भैया जीरो थी, जीरो पे स्क्वायर जीरो, कोई मतलब नहीं लिखने का एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत? 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है वाई में? आपके पास एक्सेलरेशन कितना है वाई में? भाई बता दो कितना है, यहाँ पे आया था आपके पास ई डिवाइड बाई एम। डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में आपके पास? वाई है भाई साहब। क्या क्या बच जाएगा? क्या ये कट जाएगा? एक ई से ई कैंसिल, एक ई से कैपिटल कैंसिल, एम से एक एम कैंसिल, आपके पास वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये टू नीचे रहेगा, 2 एम वी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम वी नॉट स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बेटा, हाँ आपके पास बचा क्या? सब कुछ निकाल लिया? नहीं भाई साहब, अभी आपके पास थीटा बचा हुआ है। थीटा क्या है आपके पास? ये वैल्यू, कितने एंगल से ये आपका पार्टिकल निकल रहे हैं। बहुत आसान है, कौन बताएगा मेरे को? परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपके पास है। कौन सा थीटा लगाए हम लोग? टेन थीटा अगर हम लोग लगाएंगे तो ये वैल्यू भी आपके पास आसानी चलेगी। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? वी ऑफ वाई। बेस क्या है मेरे पास? वी ऑफ एक्स। वी ऑफ वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया था? ई एक्स बाई एम वी नॉट डिवाइड बाई वी ऑफ एक्स कितना आया था? वी नॉट लगा दीजिए। आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की? टेन थीटा की आपके पास वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी कि ई एक्स बाई एम वी नॉट स्क्वायर। अब आपके पास थीटा निकालना है तो क्या कर सकते हैं? टेन इनवर्स कर दो भाई साहब। टेन इनवर्स ई एक्स डिवाइड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी थीटा की। कुछ दे दीजिए, कुछ और बच गया तो मुझे नहीं लगता कुछ और बच गया, मुझे नहीं लग रहा है कुछ और बच रहा है, और कुछ बच भी नहीं रहा है। आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, आपके पास फाइनल वेलोसिटी एक्स वाई की आ गई, टाइम आ गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आपके पास मिल गया, एक्सेलरेशन तो आपने पहले ही निकाल लिया था, बहुत स्मार्ट है आप लोग, और फाइनल वेलोसिटी भी आप लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा एक सवाल बनता है, अगर हमारे पास यहाँ पे, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास था, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देता तो सब कुछ सेम होता, बस आपका पार्टिकल इधर अट्रैक्ट नहीं होता। अगर पॉजिटिव चाहिए होता तो निगेटिव में अट्रैक्ट, मतलब आपको पार्टिकल पूछा से जाता। तो आप लोग चाहो तो होमवर्क में इसको ऐसा कंसीडर करके आप खुद से भी डेरिवेशन कर सकते हो। क्या पता सीबीएसई जैसे एग्जाम्स ऐसे ही दे दे कि एक पॉजिटिव पार्टिकल चल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर करते बैठो। या तो उससे भी आसान क्या है, पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ऊपर रख दो, पॉजिटिव इधर रख दो, और सब कुछ सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई आपके और हमारे बीच में, और ये टॉपिक आपका ऐसे ही खत्म हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।